गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईदुशाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। सतत विकास लक्ष्य 2019 के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो यह 115वां था। निम्न में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह है जैवमंडल। नेक्स्ट है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा कब स्थापना की गई थी? तो यह 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु में पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक अवस्था जो अंतः संबंधित होती है, ये सभी पर्यावरण की परिभाषा है। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यह किसके अनुसार? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार उल्लेखित करता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है, गरीबी कम करने का संबंध नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1986 में पारित हुआ। पर्यावरण कैसे बनता है? तो यह जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों के मिलने से पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट है पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का क्या विषय है? तो यह है प्राकृतिक संसाधन। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स। कथन कारण देखते हैं। कथन है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो कथन कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। विकास की वह धारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, वह धारणीय विकास कहलाता है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो सतत विकास था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। वह कुल कितने हैं? तो 17 हैं कुल। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज सम्मिलित किए जाते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? यह नागपुर में स्थित है। नीरी क्या कार्य करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना, ये सभी आवश्यक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो में किया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। तो इस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? तो एजेंडा 21 इसका नाम दिया गया। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ये रियो 20 की घोषणा पत्र का शीर्षक था। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वे वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? एक मिश्रण है। नेक्स्ट पे आते हैं
नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.038% इत्यादि गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। नोबल गैसों में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है वह है रेडॉन, जो वायु में नहीं पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक किसका प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस का सर्वाधिक प्रतिशत है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो वह गैस जिसकी कमी हो जाएगी? तो यह है ऑक्सीजन, जिसकी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, तो वायु का प्रदूषण पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा जुड़ती है। नेक्स्ट है, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? तो यह एक प्राकृतिक क्रिया से है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब लागू हुआ है? यह 23 मार्च 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है, UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई थी। UNEP के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो यह है इंगर एडर्सन। ये आप अभी करेंट में देख लीजिएगा। EPA का पूर्ण रूप है क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अब सही सुमेलित देखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। नेक्स्ट है, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। NEA से क्या आशय है? इसका मतलब है नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। इको मार्क प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क का आरंभ किया है। धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है, यह पंजाब है। कथन कारण देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, सही है, क्योंकि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो इसका स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए हैं वो कौन से हैं? वो हैं स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यह है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ये आप करेंट से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है, तो यह है 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है WM एडम्स, ये हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन 2012 में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, वर्ष 1997 में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह न्यूयॉर्क में जाना जाता है। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, यह है धारणीय विकास। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, यह है क्लब ऑफ रोम। नेक्स्ट है अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के रूप में जाना जाता है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? यह सेलुलोज से बनी होती है। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, पैक्टिन के कारण चिपके रहते हैं। पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है? तो यह है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। नेक्स्ट पे आते हैं पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। अब सही कथन देखते हैं। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट है जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, तो यह भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF काम करता है। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना कब की गई थी? तो यह रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है, तो यह GEF के तहत उपलब्ध कराता है। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई, यह COP7 की बैठक मराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर की गई। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्षा हैं ये नाओको इसे आप करेंट में देख लीजिएगा क्योंकि ये तो बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है प्लाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, वह केरल में है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य जिस नाम से जानते हैं वह छाता विधान है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने क्या पारित किया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन कब किया गया? यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति रखे जाएंगे। नेक्स्ट है अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है? विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यापार का मापक। नेक्स्ट है अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान रखा। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। नेक्स्ट है भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वो है मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य किस्में। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानुबु फुफुका। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र।
10% नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो यह लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। 10% नियम के तहत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और फिर भूदृश्य। नेक्स्ट है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में द्वितीयक उत्पादकता आते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। नेक्स्ट पे आते हैं कुछ कारणवश यदि तितलियों की प्रजाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे क्या हैं? वे हैं कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या है? जीव और वातावरण के बीच होता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है ओकोलॉजी के नाम से किया है। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह किसके द्वारा बताया गया है? यह अर्नेस्ट हैकल ने बताया है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन यह यूजीन ओडम ने बताया। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा प्रस्तावित की गई। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने कहा। नेक्स्ट है प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र को जाना जाता है। गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में सही है। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है और यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, यह पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वन, तालाब तथा खेत में कृत्रिम पारितंत्र है, यह खेत जो है कृत्रिम पारितंत्र है। इनमें से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? तो यह है धान का खेत। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किसके उदाहरण है? यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। झील, नदियां तथा समुद्र, तालाब, ज्वार नदमुख आदि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पे आते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वहन क्षमता कहलाता है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता क्या कहलाती है? यह जैविक विभव कहलाती है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, यह पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक। पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल में समुद्री जल लगभग 97% भाग है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैव मंडल भंडार। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार है। नेक्स्ट है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? यह एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण वन उन्मूलन है। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है वह है वृक्ष काटना। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान किसे प्राप्त है? यह सर्वाहारी को प्राप्त है, ओमनिवोरस जिसे कहते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय घटक नहीं है, वह है वायु। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वह है कवक और जीवाणु। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके, तो पोषक तत्वों का चक्रीकरण होता है। नेक्स्ट है निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं, अपघटक तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ किस भूमिका अदा करते हैं? यह अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हैं चींटी और हिरण प्राथमिक उपभोक्ता हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आते हैं? तो यह शाकाहारी प्राणी आते हैं। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में चींटी आती है। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों जैसे हरे पौधों से प्राप्त करता है वह कौन कहलाता है? वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला। फूड चेन में पादप पलवक घास तथा वृक्ष है, यह प्राथमिक उत्पादक है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। नेक्स्ट है जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? उत्पादक करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में जंतु पलवक टिड्डे एवं गाय क्या हैं? यह प्राथमिक उपभोक्ता हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में पक्षी, मछलियां तथा भेड़ियां यह द्वितीयक उपभोक्ता हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यह फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं हरे पौधे हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा निर्मित करते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। पौधे हरे रंग के क्लोरोफिल या लवक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है हरे पौधे संबंधित हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो यह है घास, फिर टिड्डा और फिर मेढक, उसके बाद सर्प। तो इसमें घास क्या है? उत्पादक है। टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। और मेढक क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। और सर्प क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है वह खाद्य कहे जाते हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह एक दिशीय होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव निर्माण करते हैं। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। नेक्स्ट है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र घास, टिड्डा, मेढक, सर्प में डीटीटी का समावेश होने के बाद जिस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा वह है सांप। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहा जाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं यह जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। इनमें से वह जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है तो यह है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है, पर्यावरण शत्रु घोषित किया गया है। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है यह है यूकेलिप्टस। लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलहन, लैंटिक आवास का उदाहरण है। स्तर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय हैं। नेक्स्ट है बहते जल के आवास लोटिक आवास होते हैं जैसे नदी। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। इनमें से सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र ही होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है, गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, यह औद्योगिक प्रबंधन संबंध नहीं है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह जिस आंदोलन का नारा है यह है चिपको आंदोलन।
नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन एपीको आंदोलन है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह पादप संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, और आर गलत है, इसे छोड़ ही देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। नेक्स्ट है, 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं वह वियोजक कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। इनमें से घटती उत्पादकता का सही क्रम देखते हैं तो सबसे पहले मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। यह ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार है। नेक्स्ट है, प्रथम पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर तथा द्वितीय पोषण स्तर से तृतीय पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। नेक्स्ट है, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का वह भाग जो शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है तो यह लगभग 10% भाग होता है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्निज नेस ने किया था। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ग्रीननेल ने किया था। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर इसकी इकाई है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों जैसे जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है तो क्या बढ़ा देती है? पदछाप के आकार को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है, सुमेलन देखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए लागू हुआ। यह वर्ष 1986 में लागू हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम लागू किया गया। यह दिसंबर 2006 में लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, यह 1980 में लागू किया गया। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। यह व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक का वर्णन करता है। वह जो एक समर्थन सेवा है यह है पोषण चक्रण और फसल परागण। नेक्स्ट है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। पहले डायटम स्वपोषी, फिर क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता और फिर हेरिंग जिसे मांसाहारी उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट है, जैव वानिकी के संबंध में सही कथन है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है नियम। बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो यह हो गया जीवन के नियम। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, ये पिक्नोक्लाइन दर्शाती है। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है, यह हेलोक्लाइन दर्शाती है। तो घनत्व प्रवणता को पिक्नोक्लाइन दर्शाती है और लवणता प्रवणता को हेलोक्लाइन दर्शाती है। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को थर्मोक्लाइन दर्शाती है। नेक्स्ट है, पारितंत्र के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं, पोषकों को सतह पर लाकर बढ़ाते हैं। वायु प्रवाह द्वारा
समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह समुद्री प्रवाह द्वारा किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, जिसे घोषित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है जल की सीमाओं एवं आग के कारण। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट है जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है, तो देखते हैं नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी? यह एफ क्लीमेंट ने दी। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, यह अनुक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो। ये प्राकृतिक के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन है WWF एवं IUCN का है। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में यूटेकर के द्वारा किया गया था। जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, वह अल्फा सूचकांक होता है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। आनुवांशिक जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है, तो यह जैव विविधता करती है। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता के ह्रास के लिए। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। नेक्स्ट पे आते हैं जैव विविधता के कम होने का कारण क्या है? आवासीय विनाश। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, ये सभी संकट हो सकते हैं। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। नेक्स्ट है देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है, यह है झूम खेती। नेक्स्ट है जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल है, पूर्वी हिमालय शामिल है। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। ये हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? यह है पश्चिमी घाट। इनमें से भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, यह है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्षेत्र में हॉट स्पॉट माना जाता है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को माना जाता है। हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स ने की थी, जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। यह क्षेत्र हॉट स्पॉट कहलाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, यह है सिकोया। किसी
प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जो जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है, यह 50 वर्षों से नहीं देखी गई है, तो उसे विलुप्त माना जाता है। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए क्या उत्तरदायी है? बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच कर्मता, आनुवंशिक भिन्नता की कमी। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह है व्यापक नीच। नेक्स्ट है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की गई जाती है, तो यह रेड डेटा बुक्स में सम्मिलित की जाती है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN। प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है वह है महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये सभी हैं। सोन चिड़ैया या महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा किस में शामिल है? तो यह संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट है इन भारतीय पक्षियों में सबसे अत्यधिक संकटापन्न किस में है? यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पक्षियों के आवास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, यह है बंजर भूमि का वनीकरण नहीं है। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं झूम कृषि जैव विविधता ह्रास के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा माना गया है। यह कौन सा है? तो यह सिक्किम है राज्य। पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में सिक्किम आता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीवमंडल निश्चय रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैवमंडल रिजर्व। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है वह है वानस्पतिक उद्यान। क्रायो बैंक ex-situ संरक्षण के लिए जो गैस समानांतर प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन। वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। यह ex-situ संरक्षण द्वारा पृथक किया जाता है। बाह्यवासन या ex-situ संरक्षण रणनीति का उदाहरण है जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, ये सब ex-situ का उदाहरण है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इनमें से जिसमें प्रजातीय विविधता काफ़ी अधिक होती है यह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा कोरल रीफ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। असत्य कथन है तो इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में मिलती है। नेक्स्ट है सत्य कथन देखते हैं। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। नेक्स्ट है इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो यह शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? यह केरल में स्थित है। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह है केरल। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है वह है चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और तथा उलर झील को प्राप्त है। नेक्स्ट है रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के कुल 37 स्थल शामिल हैं। एक बार करेंट से इसे मिला लीजिएगा। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है, भोज आर्द्र स्थल है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, नम भूमि संबंधित है। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि जो है वह गुजरात में पाई जाती है। जीवमंडल आरक्षित
परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र में। परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट है परवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होती है परवालों की मृत्यु। निम्न जिनमें प्रवाल भित्तियां हैं वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी जो है शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है यह है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया है, यह है जैव विविधता दिवस दशक। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है, यह जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह पोषण स्तरों की कम संख्या उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र होता है यह एक गतिकीय तंत्र होता है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण है वह है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सिपकर्थोन के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की उज्ज्वलता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, तो यह लद्दाख में पाया जाता है। कथन कारण देखते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। भारत सरकार सिपकर्थोन की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसका महत्व क्या है, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपात झाड़ी कौन सा है, तो यह है सिपकर्थोन। नेक्स्ट है पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज में किया जाता है। यह दवा क्या है, कौन सा है, डिक्लोफिनेक सोडियम। डिक्लोफिनेक सोडियम ये दवा का नाम है। नेक्स्ट है भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, जानवरों का दर्द निवारक दवा। नेक्स्ट है कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही दिखाई देते हैं। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु एक औषधि जिसका नाम है डिक्लोफिनेक। नेक्स्ट है मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी था डोडो। मॉरिशस में टम्बलाकोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है प्रजनन में असफल रहा जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका कारण है डोडो पक्षी की विलुप्ति। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उडियन वल्गुल है, यह एक चमगादड़ है। ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को जाना जाता है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है वह एक स्तनधारी मैमल है। ओसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही कथन क्या है, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है।
इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में फर्स्ट के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। यह एक समुद्री स्तनधारी और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है। ये कौन है? तो यह है ड्यूगोंग। जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, वे है जाति बहुतायता, स्थानिकता तथा आशंका बोध। ठीक है, इन 3। नेक्स्ट है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में सही कथन है। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात स्थलों की पहचान करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो यह ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना उपसंधि के पक्षकारों की प्रथम बैठक 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य कहाँ हुई थी? यह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई थी। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यह 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था। जैव सुरक्षा उपसंबंधी संबंध है, यह आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है जैव सुरक्षा का कार्टाजोना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट है बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वस्त होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु कौन सा है? यह है भारतीय वन गधा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है नगोया में आयोजित किया गया। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन जो कि COP11 हैदराबाद भारत में हुआ था 2020 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य CMS COP13 का आयोजन गांधीनगर भारत में हुआ था। नेक्स्ट है UN रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना है और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। तो ये जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन पारिस्थितिकी की उत्थानशीलता में तथा गरीबी कम करने में दे सकते हैं। नेक्स्ट है 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। ये किसके बारे में बात हो रहा है? तो यह है भितरकनिका के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के संदर्भ में सही कथन है। देखते हैं IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। साइट्स क्या करता है? उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। नेक्स्ट है IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट है पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र TIB नामक पहल के संदर्भ में सही कथन है। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। TIB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय कहाँ है? तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सिंह पुच्छी वानर मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में कहाँ पाया जाता है? तो यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ। चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया है था 1952 में ही घोषित किया गया था। नेक्स्ट है समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ पाया जाता है। नेक्स्ट है जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है यह काली गर्दन वाला सारस। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में
मिलती है। शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है। चमगादड़, भालू, कृंतक रोडेंट में किया जा सकता है। नेक्स्ट है समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं उसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूषक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं, कृंतक गण में आते हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता समानता अधिकतर होती है, यह निम्नतर अक्षांशों में अधिकतर होती है। पर्वतीय पर्वताओं में उच्चतर उन्तांशों की तुलना में जैव विविधता समानता अधिक होती है, निम्नतर उन्तांशों में अधिक होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जलमगर पाया जाता है। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो ये हैं श्रू एवं टैपीर। भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में स्लो लोरिस रहता है। वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है, यह है रेड पांडा। नेक्स्ट है भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। यह उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। यह कौन सा है? तो वे है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। वेटलैंड्स इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट है भारत रामसर समय का एक पक्षकार है। उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया ताकि इन स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ अनुमति दी जाए, उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इसका अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि उपयोगी है। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु उपयोगी है। नेक्स्ट है जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं या आर्द्र भू क्षेत्र कहलाते हैं। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है। यह गुजरात में अंकित है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। जल द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। यह गहरे सागर में न्यूनतम होता है। जल द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका वंदना शिवा हैं। जैव विविधता से संबंध रखते हैं। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप, आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और विश्व विरासत अभिसमय। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से मिलते हैं। ओके, बाय बाय।